नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी कहानी के स्रोत हैं जो ज़ॉम्बी की दुनिया को आप कह सकते हैं पूरी तरह पलट कर रख देती है। ज़रा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि ज़ॉम्बी वायरस वो काटने या खरोचने से नहीं बल्कि सिर्फ एक खतरनाक राज जान लेने से फैलता है। मतलब ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, संक्रमण मानसिक है। एक ऐसा सच या कहूँ एक ऐसा आइडिया जो दिमाग में घुसते ही बस उसे हमेशा के लिए बदल देता है। बिल्कुल, कहानी की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है और यही वो चीज़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज हम सिर्फ इस कहानी को सुनाने नहीं वाले, बल्कि इसकी परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक विचार किसी असली वायरस से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस अजीब सी दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। जुड़ता है, जिसे एपिस्टेमिक शॉक कहते हैं। मतलब कोई ऐसी जानकारी मिलना जो आपके दुनिया को देखने के नजरिए को ही हिला कर रख दे। तो ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बियों के बारे में नहीं है, ये सूचना, सच और उस सच को बर्दाश्त करने की इंसानी दिमाग की हद के बारे में है। और सबसे डरावनी बात यह है कि खतरा बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में। और यही बात इस कहानी को इतना भयानक बनाती है। तो चलिए माहौल में उतरते हैं। स्रोत हमें एक बिल्कुल खामोश शहर में ले जाते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी। हमारा नायक शायद अकेला जिंदा इंसान है और इस खामोशी को तोड़ती है तो बस एक सरकारी रेडियो की आवाज जो एक ही संदेश बार बार दोहरा रही है। और वो संदेश भी बहुत अजीब है। वो कहता है, किसी से बात मत करो, सवाल मत पूछो। हाँ, जो बताया गया है उसी पर भरोसा रखो। अब ये कोई आम स्वास्थ्य चेतावनी तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बचाने की कोशिश कम और कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा लग रही है। बिल्कुल। और हमारे नायक को पता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी को, जिसे किसी ने काटा तक नहीं था, अगली ही सुबह एक ज़ॉम्बी में बदलते देखा है, बिना किसी निशान के। हाँ, तो वो जानता है कि सरकार झूठ बोल रही है और यहीं से मेरे ख्याल से असली रहस्य शुरू होता है। अगर हम इस सरकारी संदेश को देखें तो ये साफ तौर पर सूचना को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। सवाल मत पूछो, ये लाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। यहाँ ज्ञान को, जिज्ञासा को सीधे सीधे खतरे से जोड़ा जा रहा है। ये एक तरह से समाज को नियंत्रित करने का वो चरम रूप है। तो अगर वायरस शारीरिक नहीं है तो सरकार या जो भी कंट्रोल में है वो आखिर छुपा क्या रहा है? ऐसा कौन सा सच है? यही सबसे बड़ा सवाल है और कहानी हमें इसका जवाब सीधे नहीं देती, बल्कि और भी गहरे रहस्य में उलझा देती है। हाँ, और कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो कुछ और ही है। हर रात सारी लाशें एक ही दिशा में चलने लगती हैं, चुपचाप, बिना किसी पर हमला किए, शहर के पुराने सरकारी अस्पताल की तरफ। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई शक्ति अपनी ओर खींच रही हो। ये ज़ॉम्बियों के बारे में हमारी हर समझ के खिलाफ है। पारंपरिक ज़ॉम्बी तो बस भूख से प्रेरित होते हैं, है ना? उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। सही बात है। लेकिन यहाँ ये एक अनुशासित सेना की तरह लग रहे हैं, जिनका एक तय मिशन है, एक मंजिल है। ये शिकारी नहीं, बल्कि किसी चीज के प्रहरी लग रहे हैं। और ये हमारे सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, उस पुराने वीरान अस्पताल में ऐसा क्या है? इसी सवाल का पीछा करते हुए नायक सुराग ढूंढना शुरू करता है। वो एक डायरी रखता है। पहले दिन वो लिखता है, वायरस काटने से नहीं फैलता है, और दूसरे दिन एक और भयानक बात पता चलती है, जो ज्यादा सवाल पूछता है वो बदल जाता है। ये दूसरी एंट्री बहुत जरूरी है, बहुत। ये सीधे तौर पर जिज्ञासा को संक्रमण से जोड़ रही है। मतलब ये कोई रैंडम बीमारी नहीं है जो किसी को भी हो जाए। ये खास तौर पर उन लोगों को निशाना बना रही है जो जवाब ढूंढ रहे हैं। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तीसरे दिन नायक अपनी डायरी खोलता है और उसमें किसी और की हैंडराइटिंग में एक पन्ना लिखा हुआ मिलता है, सिर्फ 3 शब्द, तुम बहुत करीब हो। अब उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, कोई उस पर नजर रख रहा है। डायरी का ये मोड़ सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि ये जो संक्रमण है ये सिर्फ एक दिमागी चीज नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आत्म जागरूक हो गया है, सेल्फ अवेयर। वो सिस्टम जो भी ये राज है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो नायक को या तो चेतावनी दे रहा है या फिर उसे उकसा रहा है। और ये एहसास तब और मजबूत हो जाता है जब उसी रात उसका रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, अपनी ही आवाज। और वो आवाज कहती है,
संक्रमण दिमाग से शुरू होता है और तुम पहले से संक्रमित हो। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, यहीं पर उसे पहली बार शक होता है कि उसका इस सबसे कोई गहरा नाता है। पर इसका क्या मतलब हो सकता है कि तुम पहले से संक्रमित हो? वो तो ज़ॉम्बी नहीं बनाए। तो यहां हमें समझना होगा कि हम जिसे संक्रमण कह रहे हैं वो असल में कोई बायोलॉजिकल वायरस है ही नहीं, वो एक आइडिया है। तो नायक का पहले से संक्रमित होना शायद ये बताता है कि उसकी जिज्ञासा ही संक्रमण का पहला चरण है। अच्छा। उसका सवाल पूछने का स्वभाव ही उसे इस बीमारी का वाहक बना देता है। दीवारों पर लिखी चेतावनियां भी तो यही कहती हैं, है ना? सवाल, संक्रमण और जिज्ञासा सबसे पहला लक्षण है। बिल्कुल। इन्हीं सुरागों का पीछा करते हुए नायक आखिरकार उस सरकारी अस्पताल पहुंचता है और वहां जो उसे मिलता है वो उसके सारे अंदाजों से परे है। अस्पताल के मेन गेट पर खून से उसका अपना नाम लिखा है, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक व्यक्तिगत निमंत्रण जैसा, या फिर एक चेतावनी। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक ऑपरेशन थिएटर में एक मॉनिटर पर आखिरी रिकॉर्डिंग चलती हुई मिलती है। एक डॉक्टर कह रहा है कि मरीज शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, कोई काटने का निशान नहीं है, लेकिन उसकी मस्तिष्क गतिविधि सामान्य से कहीं ज्यादा है। और फिर उसे दर्जनों ज़ॉम्बी एक कमरे के बाहर खड़े दिखते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन हमला करने की बजाय उनमें से एक ज़ॉम्बी बिल्कुल साफ आवाज में कहता है, तुम देर से आए हो। हमला करने की बजाय वो उससे बात कर रहे हैं। ये तो सब कुछ बदल देता है। वे शिकारी नहीं हैं, वे गार्ड हैं, प्रहरी हैं। तुम देर से आए हो का मतलब हो सकता है कि वे नायक का ही इंतजार कर रहे थे, या शायद वो जिस चीज को रोकने आया है उसमें अब बहुत देर हो चुकी है। वे किसकी रक्षा कर रहे हैं? और इस सवाल का जवाब उसे एक बंद कमरे में मिलता है जिस पे लिखा है फाइल 01। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसकी अपनी तस्वीर, नाम और सारी जानकारी होती है। और फाइल में लिखी सबसे जरूरी लाइन है, सब्जेक्ट सवाल पूछता है, सब्जेक्ट दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है, सब्जेक्ट संक्रमण का स्रोत हो सकता है। और यहीं पर सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे एक ऑडियो लॉग मिलता है जो सब कुछ साफ कर देता है। लॉग कहता है वायरस कोई बीमारी नहीं है, ये एक विचार है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानते ही इंसान का दिमाग टूट जाता है। और फिर सबसे बड़ा खुलासा, ज़ॉम्बी वो लोग हैं जो सच सहन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ज़ॉम्बी बनना दिमाग का एक तरह का सेफ्टी स्विच है, जैसे दर्द ज्यादा होने पर इंसान बेहोश हो जाता है। बिल्कुल, यही है वो एपिस्टेमिक शॉक जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सच इतना बड़ा और भयानक है कि दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो खुद को उस असहनीय मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए दिमाग का जो सोचने वाला हिस्सा है वो खुद को ही बंद कर लेता है। वाह, ये दिमाग का फ्यूज उड़ जाना है। वो लोग मरे नहीं हैं, उनकी चेतना बस ऑफ हो गई है। एक तरह से वो ज़ॉम्बी बनकर बाकी इंसानियत को उस सच से बचा रहे हैं। और तभी नायक को सब कुछ याद आने लगता है। उसकी डायरी में एक और पन्ना लिखा मिलता है, अब तुम्हें याद आने लगा है। उसे याद आता है कि वो खुद इसी अस्पताल में एक रिसर्चर था और उसने ही ये प्रस्ताव दिया था, अगर इंसान सच ना झेल पाए तो शायद हमें सच छुपाना चाहिए। जो हीरो बनकर सच खोज रहा था वो असल में वो इस कहानी का विलन निकला। ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मोड़ है। नायक कोई हीरो नहीं है, वो इस पूरी तबाही का स्रोत है, पेशेंट जीरो। हाँ, और रेडियो पर बजने वाली आवाज भी उसी की थी, क्योंकि उसने ही ये पूरा चेतावनी सिस्टम बनाया था। वो पहला संक्रमण था। इस खुलासे के नैतिक पहलू पर सोचना जरूरी है। नायक का इरादा शायद अच्छा था, शायद, लेकिन इसका नतीजा एक पूरी दुनिया का ज़ॉम्बी बन जाना हुआ। ये अच्छे इरादों के भयानक परिणामों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। और अब नायक को इस कहानी के स्रोत को एक अंतिम चुनाव करना है। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर 2 बटन है, एक लाल बटन ट्रूथ ब्रॉडकास्ट और एक हरा बटन साइलेंस प्रोटोकॉल। और सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके और लाल बटन के बीच में एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। वो उसे रोक रहे हैं। ये स्वतंत्र इच्छा बनाम सुरक्षा की क्लासिक बहस है, फ्री विल वर्सेस सिक्योरिटी। क्या लोगों को एक दर्दनाक सच जानने का अधिकार है, भले ही वो उन्हें तबाह कर दे, या क्या उन्हें एक आरामदायक सुरक्षित झूठ में रखना बेहतर है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और नायक अपना फैसला लेता है। वो हरा बटन साइलेंस प्रोटोकॉल दबाता है और पूरी दुनिया में रेडियो पर उसकी अपनी ही आवाज गूंजती है, जो लोगों को आश्वासन देती है कि सब ठीक है और सवाल न पूछें। उसने इंसानियत को एक झूठ में जीने के लिए चुन लिया।
इस चुनाव को अगर हम देखें तो नायक ने मानवता को तत्काल विनाश से तो बचा लिया, लेकिन उन्हें एक नियंत्रित अज्ञानता के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उसने सच को छुपाने का वही काम किया जो वो पहले कर चुका था। एक तरह से उसने अपने पुराने पाप को दोहराया, लेकिन इस बार शायद पूरी मानवता को बचाने के इरादे से। ये एक ऐसा नैतिक दलदल है जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, एक अंतिम मोड़ है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो नायक की डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप लिखा जाता है। संक्रमण रुका नहीं है। अच्छा। और नायक मुस्कुराता है और सोचता है, क्योंकि अब मैं ही सच बन चुका हूं। वाह, ये एक शक्तिशाली अंत है। इसका मतलब ये है कि नायक ने भले ही सच का प्रसारण रोक दिया हो, लेकिन वो खुद उस सच का चलता फिरता जीता जागता प्रतीक बन गया है। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो सवाल पूछ सकता है, तब तक संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वो खुद ही वो वायरस है जिसे उसने रोकने की कोशिश की थी। और स्रोत एक अंतिम शक्तिशाली पंक्ति के साथ खत्म होते हैं, जो इस पूरी कहानी का सार है। दुनिया ज़ॉम्बियों से नहीं डरी, वो सच से डरी थी। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये कहानी ज़ॉम्बियों के बारे में कभी थी ही नहीं। ये ज्ञान की प्रकृति, जिज्ञासा की कीमत और उस असहनीय सच के बारे में है जिसका सामना करने की हिम्मत शायद हमें नहीं है। ये इस विचार के बारे में है कि कुछ ज्ञान इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें छुपाना ही शायद एकमात्र विकल्प होता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को हम श्रोताओं के लिए एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सच जानने की शक्ति हो जो दुनिया को बदल सकती है लेकिन उसे तबाह भी कर सकती है, तो क्या आप उसे दुनिया को बताएंगे या हमेशा के लिए एक राज बनाकर रखेंगे? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।